क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, इस शो में स्वागत है जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। और आज मैं ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि ये हमारा ब्रांड न्यू सीजन है और ये ब्रांड न्यू सीजन का पहला एपिसोड है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं जो हफ्ते भर की बड़ी खबरें हैं उनकी, और उनमें से सबसे बड़ी खबर वो कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें बात हुई है डिजिटल डॉलर की। उसकी बात भी करेंगे। और एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रेकरिंग बाय प्लान, वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कहा जाता है कि इसमें जोखिम जो है वो ज्यादा नहीं है और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक हेडलाइंस देते हुए। आपको शुरुआत अपने देश की ओर से करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार अपना रुख जो है वो विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रखेगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 मार्च को इंडिया ग्लोबल फोरम में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव आशीष सिंघल के सवाल पर जवाब देते हुए ये बात कर रही थी। और उन्होंने कहा विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इसमें भाग लेने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय इस पर विचार करेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम किसी कानूनी अनिर्वायता जो है उससे परे नहीं जा रहे हैं और उसके बाद हम इस पर अपना रुख सामने लाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगी या इसको रेगुलेट करेंगी, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहने वाली हूं। इस पर विचार विमर्श चल रहा है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम इस पर बात करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए टैक्स का स्वागत किया है। और सुनने में और पढ़ने में आया कि इस बात से काफ़ी लोग जो है वो थोड़ा हंसे भी और थोड़ी स्माइल है वो भी आई और मूड थोड़ा लाइट भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थाईलैंड ने डिजिटल एसेट में निवेश पर टैक्स में छूट दी है। क्रिप्टो करेंसी के निवेश पर बनने वाले टैक्स से कारोबारी वार्षिक घाटे की भरपाई कर सकेंगे और उन्हें आधिकारिक एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए 7% वैट में छूट मिलेगी। थाईलैंड में डिजिटल एसेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब करीब 20 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट है, जबकि 2020 में सिर्फ 1,70,000 अकाउंट हुआ करते थे। तो वहां ग्रोथ काफी हुई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के लुगानो ने क्रिप्टो करेंसी की कानूनी मान्यता दे दी है। टैक्स और सेवाओं के बदले पेमेंट आप कर सकते हैं। टेथर स्टेबल कॉइन के साथ साझेदारी के साथ ये फैसला लिया गया है और बिटकॉइन में भी कर सकते हैं पेमेंट, और ये वो पेमेंट्स हैं जो आपको सरकारी कामों के लिए करनी होंगी। वहीं 200 दुकानदारों ने इसमें साझेदारी भी दी है। याद रखिएगा, ये हम बात भारत की नहीं, स्विट्जरलैंड के लुगानो की कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 मार्च को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए 6 अहम बातें तय की गई। अमेरिकी डिजिटल डॉलर की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया गया। लेकिन अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसकी हाइलाइट्स क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी यूएस डॉलर की बात होती है तो पूरी दुनिया उसकी ओर देखती है और उसमें कोई भी उतार चढ़ाव जब होता है तो पूरी दुनिया की करेंसीज पर असर आता है। इसीलिए अगर वो डिजिटल डॉलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी हाईलाइट जो है वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले यूएस सीबीडीसी को लेकर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा उस ऑर्डर में कहा गया। दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की जो लाभ की संभावनाएं हैं वो भी देखी जा रही हैं। फिर उन्होंने इस ऑर्डर में कहा गया कि सही तरीके से डिजिटल एसेट विकसित हों, ये तय किया जाए। डिजिटल एसेट मार्केट में अचानक तेजी के कई प्रभाव होते हैं तो उस पर भी गौर किया जाए। डिजिटल एसेट की कुछ विशेषताओं की वजह से जोखिम भी होते हैं, ऐसा इस ऑर्डर में इस बारे में बात की गई। डिजिटल एसेट सिस्टम में नियंत्रण की जो जवाबदेही है वो भी तय हो। फिर आखिर में इस ऑर्डर में यह भी कहा गया उन तकनीकों को सपोर्ट करें जो सही डिजिटल एसेट को विकसित कर रही हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा ही
कि अगर यूएस एक डिजिटल डॉलर लेकर आ रहा है तो कई देशों के लिए ये बहुत ही अहम खबर है, खासतौर पर भारत के लिए, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है जब जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। चाहे क्रिप्टो करेंसी के जो बुरे प्रभाव हैं, अगर उनसे भी हमें लड़ना है तो एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। तो अब हम ये चर्चा हमारे मेहमानों के साथ करेंगे। फिलहाल हमारे साथ शीनम अरोड़ा हैं, सीओओ रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कि ग्लोबल फाइनेंस पर क्या असर होगा डिजिटल डॉलर का? मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव असर रहेगा, बिकॉज इफ यू लुक एट इट कि सारे देश यूएस की तरफ देखते हैं, जैसा कि आपने सही तरीके से बोला, बट चाइना और इंडिया ने भी ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो अपनी सीबीडीसी लॉन्च करेंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो ब्लॉकचेन में बेस्ड होगा या विदाउट ब्लॉकचेन होगा, बट एक इम्पैक्ट ये आ जाएगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास अभी भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको बेनिफिट्स दे पाएगी। और इम्पैक्ट इंटरनेशनल ग्लोबल में आप इम्पैक्ट बोलूंगी मैं तो अभी ऐसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए लोगों ने क्रिप्टो का सहारा लेना क्यों शुरू किया? क्योंकि टेदर जो है वो एक स्टेबल कॉइन है विच इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर, $1 इक्वल्स टू 1 टेदर है। बट बिकॉज वी वांट कि हम लोगों को फास्टर ट्रांजेक्शन हो जाए, अगर सीबीडीसी मार्केट में आ जाता है तो हर ट्रांजेक्शन में बहुत कम एक्सपेंस लगेगा और स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और फीस बहुत कम हो जाएगी। तो आई थिंक हर कोई वही प्रेफर करेगा यूज करना रेदर देन टेदर को भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि आरबीआई ने बहुत बार क्रिप्टो करेंसी की निंदा की है और आरबीआई अपनी करेंसी जो डिजिटल रुपी है उसे लाने के प्लान में है, और ये हमने सुना भी। तो ऐसे में जब वहां पर डिजिटल डॉलर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो पार्टीज हैं, अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन उसके ऑपोजिट जो पार्टीज हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे वो बैंक्स हों, प्राइवेट बैंक्स, तो क्या वो खफा हो सकती हैं या वो इसका स्वागत करेंगी? मुझे लगता है वो खफा होंगे। ऐसा अभी देखिए पूरा तो क्लियर नहीं हुआ है, तो हम लोगों का जजमेंट ही है। मुझे ऐसा लगता है वो खफा होंगे फॉर अ सिंपल रीजन। अभी बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे चलता है कि एज अ कस्टमर जब मैं बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करती हूँ, उसी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को लोन देते हैं, जिससे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर डायरेक्टली सेंट्रल बैंक्स और फेडरल गवर्नमेंट्स आ जाएंगे, फेडरल रिजर्व बैंक्स आ जाएंगे, तो बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में आएगा। तो उसमें मैं शायद मैं अपना पैसा बैंक में इतना रखूंगी नहीं। एक्सचेंजेस के लिए गुस्सा क्यों होंगी वो? क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ अभी मुझे एक्सचेंज में पैसा डालने के लिए पहले बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। बैंक से मैं एक्सचेंज में पैसा डालती हूँ जिसपे एक्सचेंज एक फी चार्ज करता है और बैंक भी एक फी चार्ज करता है। अगर मैं डायरेक्टली वो पैसा डायरेक्टली मैं उसमें डाल सकूंगी एक्सचेंज में, बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो फीस भी कट जाएगी। एज अ कस्टमर मुझे फायदा है, बट हाँ बैंक्स के लिए और एक्सचेंजेस के फीस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे दूसरे मेहमान शरद चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीपी रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी अर्थ आईडी से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आपकी भी यही ओपिनियन है, और अगर आपके सेम है तो मेरा दूसरा सवाल यही होगा कि फिर एक कोई ऐसा कोलैबोरेटिव एफर्ट या प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां दोनों पार्टीज खुश रहें? तो मेरा मानना ये है कि बैंक्स डिसइंटरमीडिएट नहीं होंगे और बैंक्स को खफा होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीबीडीसी ऐसे डिजाइन किया जाएगा ताकि बैंकिंग की जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज किया जाएगा सीबीडीसी के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए। तो जैसे सीबीडीसी इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होगा, ताकि जो डिपॉजिट्स जो हमारे और आपके डिपॉजिट्स बैंक में हैं, लोग उस डिपॉजिट्स को सीबीडीसी मूव ना करें। तो एक लिमिट भी लगाया जा सकता है कि आप सीबीडीसी एक सर्टेन लिमिट तक ही रख सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट अप्रोचेस हैं हाउ बैंक्स और हाउ सेंट्रल बैंक्स कैन टेक दिस फॉरवर्ड। शीनम, आखिरी सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं इस मुद्दे के बारे में, उसके बाद हम मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हुए ग्लोबल फाइनेंस पर क्या असर होगा? आपने और मैंने इस बारे में बात कर ली है कि हाँ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या चेंजेस हो सकते हैं, और क्या इंडिया जो अभी तैयारी कर रहा है अपनी सीबीडीसी की, वो इससे कुछ हिंट्स पिक कर सकता है, लर्निंग्स ले सकता है? मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि इंडिया एज ऑफ राइट नाउ उनसे थोड़ा आगे ही है, तो शायद वो लोग हमसे शायद हिंट्स ले लेंगे और ये सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस और उन सब चीजों के लिए जो एज ऑफ राइट नाउ पुराने सिस्टम है, दीज आर वेरी ओल्ड सिस्टम। आप देखिए कितने पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। अभी आई थिंक एक चेंज की जरूरत थी भी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा होगा। चाइना, इंडिया और जब यूएस का सीबीडीसी लॉन्च हो जाएगा तो बहुत अच्छा। और बहुत सारे जो छोटे देश हैं जिनको एज ऑफ राइट अगर आप देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना किसी भी देश के लिए एक तो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत मेहनत की, बहुत चीजों की जरूरत होती है। अगर ये आ जाएंगे तो शायद जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की बजाय इसी सीबीडीसी का यूज कर लेंगे। आप फ्यूचर में सोचिए, एज ऑफ अभी हम लोग दुकान पे जाके स्कैन करके शायद हम लोग जो यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं उसी को एक अनदर लेवल पे ले जाकर
किसी भी देश के लोग INR में, CBDC INR, डिजिटल रुपी, डिजिटल डॉलर में पेमेंट कर पाएंगे. सो आई थिंक दैट इज द इम्पैक्ट मुझे लगता है कि होने वाला है. अब मैं जो कॉन्वर्जेशन हमारी जो बातचीत है उसका फोकस थोड़ा शिफ्ट करना चाहता हूं और हम कुछ मार्केट की भी जो टॉप लूजर्स हैं, गेनर्स हैं या टॉप कॉइन्स हैं वो आपको दिखा देंगे. मैं मार्केट की बात करना चाहता हूं. जब रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो पूरा ग्लोब है वो इसे उसकी तरफ देख रहा था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, रुपी पर उसका सीधा असर आया. ऐसे में क्रिप्टो करेंसी पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा. तो शीनम, अब हमारी दूसरी चर्चा पर आ जाते हैं कि ये जो मार्केट बिल्कुल उसके ऊपर असर नहीं पड़ा है ग्लोबल क्राइसिस का, ये एक पॉजिटिव साइन की तरह आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए? मैं एब्सोल्युटली पॉजिटिव साइन की तरह देखती हूँ. देखिए, एक तो मुझे भी फायदा है बिकॉज अगर मैं उस इंडस्ट्री में हूँ और वो वॉलिटिलिटी उसकी कम हो रही है तो मेरे लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा है. बट जो इम्पैक्ट, जो रोल प्ले किया क्रिप्टो करेंसी ने इस वॉर में, वो बहुत अच्छा है. अब पॉजिटिव साइड पे देखें तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा फंडिंग्स मिली हैं बहुत सारे लोगों से, अनोनिमस. और उसमें फायदा क्या है, क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी देश ने, जैसे रशिया ने पंगा लिया, आप उसका क्या करेंगे, अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे कि नहीं, उनको कोई ग्लोबल ट्रेड से कहीं से पैसा नहीं जाएगा. बट क्रिप्टो में आपको पता ही नहीं है कि वो बैंक अकाउंट या वो अकाउंट जो है, क्रिप्टो एड्रेस है किससे, बिलोंग किससे करता है, तो आप वो फ्रीज नहीं कर सकते. तो पॉजिटिव साइड ये है कि यूक्रेन को भी हेल्प हो रहा है, बट या द अदर साइड इज कि रशिया के लिए भी बहुत फायदा हो रहा है. But we can choose which side we want to look at. So I think that impact is really good. और ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि अचानक से क्रिप्टो प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. आई थिंक क्रिप्टो पे इतना नहीं पड़ा है. बिल्कुल सही कहा आपने. और हमने पिछले हफ्ते पूरा एपिसोड इसके ऊपर किया था, यूक्रेन रशिया क्राइसिस और इसका जो प्रभाव क्रिप्टो करेंसी पर रहा है. अब ऐसे में देखिए, डॉज कॉइन जो एक मीम करेंसी है, उसमें भी डोनेशंस आई यूक्रेन को, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का एक नया रोल, जैसे आपने कहा, इंटरेस्टिंग आपने फ्रीजिंग की बात की कि फ्रीज नहीं आप कर सकते या कर सकते हैं, जो भी बातें. तो ऐसे में बाइनेंस ने कहा था, क्योंकि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया बाइनेंस से कि जो रशियन यूजर्स हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए. हालांकि उन्होंने मना किया कि जी जो कॉमन रशियन जनता है वो नहीं चाहती वॉर, तो हम वो फ्रीज नहीं करेंगे. लेकिन बाइनेंस ने मदद जरूर ऑफर की यूक्रेन पर. आखिरी सवाल शरत आपसे होगा कि आप देखते हैं कि अब ये लोगों को क्रिप्टो की तरफ और ले जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपी में नुकसान हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और रुपी सेंसिटिव है ऑयल प्राइसेस के अगेंस्ट. तो ऐसे में एक बढ़िया विकल्प की तरह देखते हैं आप, और या लोगों को उस तरफ लेकर जाएगा ये? हाँ, तो डिजिटल एसेट्स एक नए विकल्प के रूप में उभरा है इस करंट क्राइसिस में. लोग क्रिप्टो की तरफ भी जा रहे थे जहां पे वो बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. तो और हो क्या रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में 2 मिलियन के आसपास लोग रेफ्यूजीज बन गए हैं, तो जो लोग इन कॉजेज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं. वो और जो रेमिटेंस कॉस्ट है क्रिप्टो में काफी कम है एज कम्पेयर टू करंट फाइनेंशियल सिस्टम. तो वो भी है कि आप जो जितना पैसा देंगे वो एग्जैक्टली इंटेंडेड रेसिपिएंट के पास जाएगा. तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो लोग इन चीजों में विश्वास रखते हैं, चैरिटी के लिए या फिर डोनेशन करना चाहते हैं फॉर अ गुड कॉज, वो भी ये भी जान सकते हैं कि पैसा उस बंदे के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा जिनके लिए पैसा भेजा जाना था. तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी भी रहती है. और यूनाइटेड नेशंस ने तो एक इनोवेशन चैलेंज भी इसके अराउंड बनाया कि क्रिप्टो को लेकर कैसे रेफ्यूजीज को मदद पहुंचाया जा सके. बहुत बहुत शुक्रिया शरत आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए. शिरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. ये हमारे नए सीजन का पहला एपिसोड है और फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है. लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसका नाम है रेकरिंग बाय प्लान. RBP के नाम से भी ये चर्चा में आ रहा है, लेकिन ये है क्या? बहुत करीब है SIP के, लेकिन इसकी डिटेल्स ब्रेक के बाद. देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो. कॉफी के बारे में सबसे अच्छी बात यह होती है कि पीते ही ना आंखें खुल जाती हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि
इस शो पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो जितने भी यूजर्स हैं, एंथुसियास्ट, उनकी आंखें खुल जाएं और नई नई चीजें आपके सामने हम लेकर आए। आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वो नई चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रेकरिंग बाय प्लान, RBP भी आप इसे बुला सकते हैं। ये कॉइनस्विच की ऐप जो है उस पर अवेलेबल है। कॉइनस्विच ने इस शो के लिए NDTV के साथ पार्टनर किया है। तब ये है क्या रेकरिंग बाय प्लान? ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां पर हर महीने एक तय राशि होती है, उसमें आप निवेश करते हैं। ये बहुत कम अमाउंट भी हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि क्रिप्टो से जुड़े जो जोखिम हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ये सिस्टमैटिक प्लान है और वहीं कॉइन या टोकन की खरीदारी में भी इसमें मदद मिलती है। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो देखिए, हर महीने एक तय दिन क्रिप्टो की खरीद होती है। अब आपको मार्केट को देखने की जरूरत नहीं, आपको ये नहीं देखना आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। ये एक सिस्टमैटिक, एक फिक्स डेट पर वो अपने आप हो जाएगा। अब मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इस पर नहीं होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है और वहीं अनुशासित तरीके से आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप एक बिगिनर है। लेकिन ये सब तो मेरी तरफ से बातचीत थी इस प्लान के बारे में, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अभिजीत करप्पा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर प्रोडक्ट डेटा और डिजाइन, कॉइनस्विच कुबेर। बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि दूसरे निवेश के जो विकल्प हैं उसकी जगह में मैं RBP को ही क्यों चुनूं? So RBP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है where you can invest a particular amount of money in a crypto every month. जैसे SIP होता है, हर महीने आप किश्तों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिसको मार्केट को नहीं टाइम करना होना, वेयर यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू द मार्केट वेदर इट्स गोइंग अप और डाउन। सो दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उस लोगों के लिए परफेक्ट है। लेकिन आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उससे आपको बचा सकता है, लेकिन क्योंकि हमने महीने का एक डेट फिक्स किया हुआ है तो एक लेमैन ये भी कह सकता है कि देखिए एक डेट फिक्स है और उस दिन वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी हो सकती है, तो ये तो फिर और ज्यादा जोखिम नहीं हो जाएगा? जब आप ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तो इफ यू आर लुकिंग एट अ डेली बेसिस डेफिनेटली यू विल सी वॉलेटिलिटी। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, लाइक 5 years in the future, that time volatility won't become a problem because ये एकदम अप ट्रेंडिंग होता है ना यूजुअली। तो उसके हिसाब में when you're looking at investment from today to probably 5 years later down the line, you will always accumulate. आपका एवरेज प्राइस हो जाता है ना, वो वॉलेटिलिटी को बीट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म प्लान आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर बेस में किसे टारगेट कर रहे हैं? मतलब ये किनके लिए बेस्ट सूटेड है? So ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव टाइम और द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द डेली मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट, and it is for those people who can just afford a particular amount of money every month and they apply that, and for a long time they can just leave it and it will accumulate over time. They can accumulate the wealth over time. Okay, लेकिन इसे SIP कहना गलत नहीं होगा, ये SIP है। हाँ, ये एकदम SIP की तरह ही है। और आखिर में अगर आप बताएं कि इसे ऐप पर कैसे शुरू कर सकते हैं RBP को? तो SIP कॉइनस्विच पे एक कोई भी क्रिप्टो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक अमाउंट डाल के एक बाई मंथली एक ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करके आप फिर चूज कर सकते हो कि महीने में कौन सी दिन आपको ये डिडक्ट होना चाहिए। तो 2nd या 3rd या 5th ऑफ एवरी मंथ चूज कर सकते हैं और उसके बाद जब आप RBP कंफर्म करते हैं तो एवरी मंथ उस पर्टिकुलर डे ऑटोमेटिकली अपने वॉलेट से वो अमाउंट डिडक्ट होके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसे मैं ऐप के इंटरफेस के साथ भी दिखा दूंगा, बट फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे जितने भी सवाल उनका सरल तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये बता ही रहे थे आखिर में कि ऐप पर क्या करना है, तो 3 स्टेप्स है सिंपल। सबसे पहले तो आपको जो RBP का विकल्प है वो आपको ऐप पर जाकर चुनना है।
फिर उसके बाद आपकी जो भी रकम है जो आप हर महीने स्पेंड कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो रकम आपको भरनी है। तो ये स्टेप 1 हो गया, ये आपको साथ साथ हम इंटरफेस पे दिखा भी रहे हैं। स्टेप 2 ये है कि आपको किस्त की तारीख चुननी है, वो एक फिक्स डेट होगी, ये SIP की तरह यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है, और आखिरी में आपको बस अपना वो ऑर्डर है वो कंफर्म कर देना, वो तीसरा और आखिरी स्टेप है। इसी के साथ ही फिलहाल ये शो यहां पर होता है खत्म। मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है क्योंकि ये नए सीजन का पहला एपिसोड है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस शो को ऐसी प्यार देते रहिए। कोई फीडबैक है तो आप हमें सोशल मीडिया पर #CryptoWithNDTV का इस्तेमाल करते हुए रीच आउट कर सकते हैं। कोई क्वेरी भेजनी हो तो वो भी इसी हैशटैग के साथ हमें टैग करते हुए, विच इज NDTV इंडिया, या मुझे, मेरा नाम अरुण सिंह है, हमें टैग करते हुए वो भी आप भेज सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।